शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि आपको देख के बहुत सारे कंटेंट और बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे सीजीएल को प्रीवियस ईयर सवाल हो या पीसीएस जो भी सवाल है, वो सारे सवाल एमसीक्यू के रूप में, जो विज्ञान यानी साइंस से सवाल 150 एमसीक्यू लेके आया। आज मैं 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बायोलॉजी, लगभग 150 एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल जैसे सीजीएल में आपका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाली है। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि दूध से क्रीम। पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यू 50 एमसीक्यू हम लेके आए हैं फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के 50 एमसीक्यू और फिर बायोलॉजी का। ठीक है, तो पहला सवाल है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है कि दूध से जो क्रीम निकलता है वह जो है अपकेंद्रण विधि द्वारा क्रीम निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रण विधि द्वारा। 52 नंबर सवाल आते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होती है। तो इसका भार तो बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होगा। द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भी जगह पे ले जाओ, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मास कभी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। भार, उसका वजन चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होती है। जब ऊपर जा रही हो, जब नीचे जा रही हो, समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर जा रही हो। तो याद रखना है, जब गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है, लिफ्ट जो है ऊपर जा रही हो, तब आपको अपना शरीर का सबसे अधिकतम भार महसूस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। 54 नंबर सवाल आते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब वास्तविक भार से आपको कब, मतलब आपका शरीर का वजन जो है वास्तविक भार से कब कम महसूस होगा। तो याद रखना है, जब नीचे जा रहा हो, है ना, त्वरण के साथ नीचे जा रहा हो। जब लिफ्ट नीचे जाएगा तो उस टाइम आपको भार महसूस कम होगी, और जब ऊपर जाएगा तो भार सबसे अधिक महसूस होगी। 55 नंबर सवाल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का नज़दीक है। तो 1/6। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल आते हैं। लोलक का कालावधि क्या है, टाइम पीरियड क्या है लोलक का। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान ना ही समय ना ही तापक्रम पर, यानी लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। जितनी लंबाई उसके हिसाब से आपका कालावधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्ता जाती है, गर्मी में ये धीरे क्यों चलने लगती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, और इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ जाती है और दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है, इसीलिए यह जो है धीरे धीरे चलने लगती है, यानी सुस्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल आते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कि अगर लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए तो आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। 59 नंबर सवाल। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति को पवासी अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट भी सवाल। तो वर्षा की बूंदों जो है वह गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। 61 नंबर सवाल आते हैं। तेल दीप के बत्ती में तेल यानी अगर बत्ती जल रहा हो तेल से, तो वह जो है तेल जो है ऊपर कैसे उठता है। तो किस कारण। तो याद रखना, केशिका के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, केशिका के कारण ऊपर उठती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि श्यानता की इकाई क्या है।
तो याद रखना स्यांतय की इकाई पॉइज है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लावकता से आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उत्प्लावकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावकता से आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है। 64 नंबर सवाल, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, मतलब कहाँ के रहने वाले? तो याद रखना ग्रीस का। आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रीस का। 65 नंबर सवाल, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है अनुधेरी तरंगी होती है। ध्व से ध्वनि, ध्व से धेरी, है ना, याद याद रखना है। और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। प से प्रकाश, प से पृष्ठ, ठीक है, उससे याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ध्वनि तरंग जो है अनुधेरी तरंग होती है। 66 नंबर सवाल है, अपने उड़ान पथ पर अवरोधकों के कारण पहचान के लिए चमगादड़ अब निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करती है? तो चमगादड़ जो है प्रासर्व्य तरंगों का उत्पन्न करती है, यानी 20,000 हज से ज़्यादा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं प्रासर्व्य ध्वनि। ठीक है, श्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं? 20 से 20,000 हज के बीच वाले भाग को श्रव्य ध्वनि। ठीक है, अपश्रव्य किसको बोलते हैं? तो 20 से कम वाले हज वाले जो ध्वनि आवृत्ति है उसे अश्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि याद रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। जो चमगादड़ है वो कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है? तो प्रासर्व्य, 20,000 से अधिक, ठीक है, जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। 67 नंबर सवाल, प्रासर्व्य वे ध्वनि जिसकी आवृत्ति, अभी हम बताएं प्रासर्व्य किसको बोलेंगे? जो 20 हज से ज़्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आते हैं, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत होती है, 90 डिग्री बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, श्रव्य ध्वनि जो हम लोग सुन पाते हैं वो कितना माप होती है? तो 20 हज से 20,000 हज तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, मतलब दाब दोगुना कर दिया जाए, तो उसका ध्वनि का चाल क्या होगा? तो ध्वनि का चाल दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो उसकी चाल वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 70 का बी। याद रखना है, ध्वनि का चाल ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता है। 61 नंबर सवाल, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है, इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 72 नंबर सवाल, वायु में ध्वनि का वेग क्या है? तो वायु में ध्वनि का वेग अभी हम लोग पढ़े 332 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 332 मीटर जाता है वायु में ध्वनि की वेग, ठीक है, वेलोसिटी। 73 नंबर सवाल आते हैं, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्नलिखित में से किसके संगत है? तो याद रखना है, 100 डेसिबल का शोर जो है किसी मशीन की दुकान से आने जाने वाला शोर है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। जो मशीन से निकलती हुई छोटे छोटे मशीन जो दुकानों में लगा रहता है उसका शोरगुल जो है 100 डेसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 74 नंबर सवाल, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से में अंतर के कारण किया जाएगा। तो किसके अंतर किया? तो ध्वनि के, केवल ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पर ही उसके ध्वनि की भेदन क्षमता उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल, एक जेट वायुयान 2 मैक, ठीक है, के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तो वायु की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है, नहीं यहाँ तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों गुना कर देंगे मैक, ठीक है, मैक को और एक जो ध्वनि का वेग है उससे गुना कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 332 को 2 से गुना कर देंगे तो 364। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, डेसिबल किसकी इकाई है? तो याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल आते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? तो परावर्तन, ठीक है, जब तक ध्वनि टकराएगी नहीं प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगा, तो इसी को बोलते हैं परावर्तन ध्वनि, यानी टकराना चाहिए, किसी माध्यम में टकराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन। 78 नंबर सवाल, सोनार अधिकांश प्रयोग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत बार ये पूछा सवाल। सोनार जो है यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया ना। सोनार जो है अधिकांश प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? तो याद रखना है, नौ संचालन में, जो मतलब शिप चलाता है उसी पर, है ना, नौ संचालन जो नौका चलाता है सोनार का इस्तेमाल होता है। 79 नंबर सवाल आते हैं,
सवाल है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, डॉपलर प्रभाव। 80 नंबर सवाल आते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती हुई जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होती है। मतलब ट्रेन आ रही है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा एकदम जहरीला टाइप का लगता है, बहुत खतरनाक। जितना सामने आएगा उसका जो हॉर्न है या गाड़ी का आवाज़ है वो सारे तीव्र सुनाई देगा। ये कौन सी परिघटना है, तो यह जो है डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अभी हम लोग पढ़े ना, ध्वनि की उतार चढ़ाव को ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। जो पास आ रही रेलगाड़ी की सीटी है वह जो उतार चढ़ाव होती है, तीक्ष्ण होती है, आवृत्ति होती है, वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है। 81 नंबर सवाल। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान क्या होती है। तो याद रखना, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 310। ठीक है, सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में लगभग 98 या 96 से 98 इसी के बीच होता है। 82 नंबर सवाल आते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही रहेगा। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर दोनों को बराबर माना जाता है, तो अगर तापमान यानी डिग्री अगर -40 है तो याद रखना है सेल्सियस में अगर -40 तो फ़ारेनहाइट भी -40 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया। 83 नंबर सवाल आते हैं। न्यूनतम संभव तापमान मतलब सबसे कम तापमान कौन सा है। सबसे कम और इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो संभव इतना ही है लगभग, तो -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होती है। तो अभी हम लोग बताएं 96, 97, 98। ठीक है, तो ये होती है फ़ारेनहाइट में। याद रखना, फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस में 37 होती है। ठीक है, केल्विन में 310। तो फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की शरीर का तापमान क्या होती है। तो डिग्री सेल्सियस में अभी बताएं 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः में छूने पर लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों। तो इसका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। लोहे के गुटके का तापमान लकड़ी के गुटके के तापमान से कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी में है ज़्यादा, है ना। लकड़ी के गुटके की तुलना में लोहे का ऊष्मा का चालक है। ऊष्मा का चालक होने के कारण जो है तापमान होने के कारण लकड़ी के तुलना में लोहे में ज़्यादा छूने से ठंडा लगता है। ठीक है, तो लोहा क्या है, लोहे में करंट पास होता है तो ऊष्मा का अच्छा हीट भी जनरेट पास होती है, तो इसीलिए वह जो है ठंडे के दिन में ज़्यादा ठंडा हो जाती है, जबकि लकड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता। 87 नंबर सवाल। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो याद रखना है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होने की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संवहन कहा जाता है। 88 नंबर सवाल। किसी द्रव में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होती है। तो पारा जो है सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पारा। 89 नंबर सवाल। समान मोटाई के कपड़े की दो परतों उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यह है कि दोनों परतों के बीच संपुष्टि वायु के कारण, है ना। दोनों परतों के बीच, जैसे मान के चलो दो कपड़ा है, दो कपड़ों को सटा दिया जाए, है ना। यहाँ सवाल कर रहा है कि समान मोटाई वाले दो कपड़े के परतों की तुलना में दोगुना मोटा कर दिया। ठीक है, और मोटाई वाले कपड़े की परत में अधिक ऊष्मा अवसरण होती है, उसमें ज़्यादा हीट होता है। कैसे। तो याद रखना है कि दोनों कपड़ों के बीच में जो हवा, जो गैप में हवा भरता है ना, बस वही कारण है कि ये सारी प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों परतों के बीच संपुष्टि वायु के कारण होती है। 90 नंबर सवाल। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह देती थी। मतलब गर्मी के दिन में हम सादा कपड़ा पहनते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों। क्योंकि तापमान जो है ना वो कम अवशोषण करती है, ज़्यादा परावर्तन कर देती है। ठीक है, डाइवर्ट कर देती है वो, मतलब तापमान को वह हीट नहीं जनरेट नहीं कर देता, अवशोषण नहीं करता। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करता सादा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जस्ट काला में यही एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, इसीलिए देखना गर्मी के दिन में अगर काला कपड़ा पहने तो बहुत ज़्यादा गर्मी देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। सादा कपड़ा यानी सफ़ेद वस्त्र पहनने का जो क्रिया है
वह जो ताप का कम अवशोषण करता है, इसीलिए सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। 91 नंबर सवाल, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो न्यून तापमानों का क्या अनुप्रयोग होता है, तो याद रखना है अंतरिक्ष यात्री जो है चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमाती में अनुप्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, क्यों? तो याद रखना यह जो है वाष्पीकरण का दर तेजी हो जाता है ना, जितना ज़्यादा हवा चलेगा तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है। जैसे मान के चलो धूप नहीं दे रहा और हम कपड़ा सुखाने दे दिए बाहर में, तो अब बोलोगे कैसे सूख गया, तो हवा अगर तेज चल रहा है तो फिर से वाष्पीकरण की क्रिया होगी, मतलब वह मॉइस्चराइज ज़्यादा होगा, पानी वाष्प बन के भाप बन के जल्दी उड़ेगा हवा के साथ। ठीक है, तो यही कारण है कि तेज हवा में रात्रि के समय ओस नहीं बनता। ठीक है, तो इसका फैक्ट आंसर क्या है कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर है और डायरेक्ट क्या बन गया, वाष्प बन गया, इसी को तो बोलते हैं ऊर्ध्वपतन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जैसे मान के चलो हम लोग 3 जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, 3 को पदार्थ के रूप होते हैं। ऐसे 2 और हैं, एक प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन, है ना, तो वो सब अभी हम लोग ने जाना। तो याद रखना कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए वह क्या है, तो वह जो कपूर है ना, कपूर सॉलिड कपूर आपको आप हाथ में रखेंगे कुछ देर बाद गायब हो जाएगा, तो डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करती है, आर्द्रता से महसूस करती है कि हमको ज़्यादा पसीना गर्मी आने लगता है, तो ये निम्नलिखित में से क्या कारण होती है? तो याद रखना है इसका कारण क्या है, मतलब जो आर्द्रता महसूस होती है उससे परेशानी क्यों आती है। तो याद रखना पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। ठीक है, पसीना का जो ना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाती है। हम लोग का पसीना जो शरीर में निकलता है वो वाष्प नहीं हो पाता, जल्दी हवा के साथ मिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हवा में तो ऑलरेडी हवा पानी है, ये है, तो ज़्यादा खींच नहीं पाता है। इसीलिए मतलब परेशानी जो है ना, अभी का दिन ही है तो यही है, बरसात का दिन ही अभी ज़्यादा पानी आता है, तो इस टाइम अगर गर्मी देगा तो आपको बहुत खतरनाक गर्मी देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। पसीना जो है आर्द्रता के कारण नहीं सूख पाती है हवा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल आते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वथनांक से पूर्व अगर वाष्प में बदल रहा है तो उसी को वाष्पीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो कब उबलने लगता है? अभी हम लोग अगर देखा जनरल में तो 100 डिग्री में पानी उबलने लगता है। ठीक है, लेकिन पहाड़ों में जितने हम ज़मीन से ऊपर जितना जगह जाएंगे हमको कम ही तापमान पर पानी उबलने लगता है, तो 100 डिग्री के कम तापमान पर ही पानी उबलने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा का दाब जो है कम हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही पर उबलने लगता है। 97 नंबर सवाल है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? मतलब अगर मान के चलो अगर हम पानी हीट होने दे रहे, पानी गर्म होने दे रहे, तो गर्म पानी में अगर हम हाथ डाल देंगे उतना गर्म नहीं मेरा हाथ महसूस होगा, जलेगा नहीं। लेकिन अगर वहीं भाप मतलब हाथ ऊपर में रख दे, छुए नहीं पानी को, खाली ऊपर में रख दे, तो वहाँ से जो भाप निकलता है उसी में आपको हाथ जला देगा। क्यों? क्यों याद रखना है कि भाप में जो ना गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। गुप्त ऊष्मा भाप में होती है, इसीलिए वह जो है भाप में ज़्यादा जलने की मतलब संभावना होती है शरीर को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल आते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। 99 नंबर सवाल आते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंग अभी हम लोग पढ़ लिए थे, ध्वनि तरंग कौन सा था, तो अनुदैर्घ्य, ध्व से ध्वनि, ध्व से धैर्य। प्रकाश तरंग क्या है, तो प से प्रकाश, प्रकाश, प से र प्रस्थ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे सवाल हम ठेठ भाषा में समझा रहे हैं, यहाँ अगर आप सारे सवाल देख लिए तो याद रखना बहुत सारे कंटेंट आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे पढ़ा ही रहे हैं। 100वां नंबर सवाल आते हैं,
प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की एक तरंग और कण दोनों समान होती है प्रकाश विकिरण की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तरंग और कण दोनों समान होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिजिक्स के 50 MCQ पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के 50 MCQ। ठीक है, तो केमिस्ट्री के 50 MCQ में आपका जोरदार स्वागत है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। तो केमिस्ट्री में पहला सवाल, फिर इसमें 50 हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है कि दो तत्व कैल्शियम जिसका परमाणु संख्या 20 है और आर्गन जिसका परमाणु संख्या 18 है, दोनों तत्वों का द्रव्यमान 40 होती है, इसे क्या कहते हैं? मतलब परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु भार सेम है। तो परमाणु भार अगर सेम रहेगा, परमाणु द्रव्यमान अगर सेम रहेगा, तो भार से भारिक यानी समभारिक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समभारिक इसी को कहते हैं। मतलब परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या यानी एक ही चीज़ है सब, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, ये अगर ऊपर वाला सेम रह जाए तो इसी को समभारिक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों की जो क्या कहा जाता है? तो किसी परमाणु में उच्चतम ऊर्जा जो है वह इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर सवाल आते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो रासायनिक गुणधर्म जो है उसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो बैठाए हैं 2, 8, 8, ठीक है, तो वो उसका जो बाहरी कोश है, तत्व के सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह रासायनिक गुणधर्म की व्याख्या करता है उस तत्व का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था? तो रेडियो की सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्यूरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्यूरी। 56 नंबर सवाल, रेडियो धर्मिता मापी जाती है तो कौन चीज़ से मापा जाता है? तो याद रखना गीगर मूलर काउंटर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये सारे सवाल जो है ना केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रेडियो धर्मिता की मापी जो है किससे मापी जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। 57 नंबर सवाल, रेडियो धर्मिता वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो हमेशा शीशा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा रेडियो धर्मिता पात्र को शीशे में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल है, रेडियो धर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो रेडियो धर्मिता तीनों से उत्सर्जन होते हैं, अल्फा बीटा गामा विकिरण तीनों को उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश है? तो ऋणात्मक जो है बीटा किरण जो है ऋणात्मक आवेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होती है? समभारिक उत्पन्न बीटा किरणों के कारण ही होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं, रेडियो धर्मिता पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो याद रखना है कि जब गामा उत्सर्जन होती है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होती है पदार्थों में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBS सवाल। 62 नंबर सवाल आते हैं, अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता को अवरोही क्रम में किस प्रकार से होती है? अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता किस में होती है? तो गामा में, ठीक है, फिर बीटा में, फिर अल्फा में। जस्ट उल्टा, भेदन क्षमता में जस्ट उल्टा हो जाती है। तो गामा में सबसे ज़्यादा, बीटा में उससे कम और अल्फा में उस सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति जो है अल्फा किरण में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये अल्फा बीटा गामा से ये सारे सवाल जो है ना, एक सवाल फिक्स डेफिनेटली पूछेगा। 64 नंबर सवाल आते हैं, अल्फा कण में क्या होते हैं? तो अल्फा कण में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है वह
बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर सवाल, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होती है, एक इसका द्रव्यमान निम्नलिखित में से किस एक के लगभग बराबर होती है? तो याद रखना यह जो है हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें जो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, गामा किरणें किससे बने होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, वीवीएस सवाल। तो गामा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होती है? तो जो नाभिक के है उससे क्षय से क्या होती है? तो क्षय से ना तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या बदलता है और ना ही परमाणु संख्या बदलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था ये। ठीक है। तो नाभिक में अगर गामा क्षय हो रहा है तो ना हो नाभिक में द्रव्यमान संख्या बदलेगी और ना ही परमाणु संख्या बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो प्लूटोनियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटोनियम। 71 नंबर सवाल आते हैं, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारित प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण होती है वह कार्बन डेटिंग से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है? तो केवल C6C12 यानी 6 कार्बन अगर 6 परमाणु संख्या और परमाणु भार अगर 14 है तो वह जो है कार्बन की समस्थानिक प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आते हैं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो याद रखना है इसका डबल दिन यानी 140 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो की अर्धायु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ 25% अंश बच जाएगा? तो जस्ट 1600 वर्ष के बाद डबल यानी 3200 वर्ष के बाद वह 25% अंश ही बचेगा। 75% अंश रेडियो सक्रियता का रेडियम जो है खत्म हो जाएगी। 76 नंबर सवाल, रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, इसी को ल्यूकीमिया कहा जाता है, इसके रोकथाम के लिए प्रयोग समस्थानिक को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है समस्थानिक को फास्फोरस 32 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट भी यह सवाल है, ब्लड कैंसर को रोकथाम के लिए कौन सा रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना फास्फोरस 32 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन मतलब गलत है? कोबाल्ट 60 जो है शरीर के अंदर आवर्त का उपचार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी, आयोडीन 131 थायराइड का आवर्त का उपचार करती है, यह भी सही है। सी, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार करती है, WBC का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी, गोल्ड 198 रेटिना 200 का उपचार करती है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। इनमें से तीनों सही है, डी वाला गलत है। यहाँ से कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट भी आपको समझ में भी आ जा रहा होगा। 78 नंबर सवाल आते हैं, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त तो होता है क्योंकि वह उत्सर्जन जो है गामा किरणों से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो याद रखना कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, तो यूरेनियम का समस्थानिक जो है नाभिक के ईंधन से होती है, तो 1 का 4। ठीक है, कोबाल्ट का समस्थानिक जो है वह कैंसर का उपचार होती है, तो बी का 1। ठीक है, आयोडीन का समस्थानिक जो है गलगंड से संबंधित है, तो 3 का 2। और बच गया रेडियम का समस्थानिक कैंसर से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 4 यूरेनियम का नाभिकीय ईंधन, बी का 1 कोबाल्ट का कैंसर उपचार, सी का 2 यानी आयोडीन का गलगंड है ना, और रेडियम का द्वितीय कैंसर उपचार। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3। 80 नंबर सवाल, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है? तो याद रखना विखंडन। विखंडन अभिक्रिया से सबसे ज़्यादा हानिकारक उत्पन्न होती है। ठीक है, सूरज जो है सन, वह संलयन पर आधारित है और परमाणु बम जो है वह विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विखंडन में सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। 81 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? खाली जगह की प्रक्रिया। तो एक परमाणु को नाभिक में विखंड होती है, उपखंड होती है ना, टुकड़ों में बट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। परमाणु एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण पर चर्चा करें। देखते हैं चर्चा क्या होती है। कथन 1, ठीक है, कथन 1 जो है, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये सही है। परमाणु विखंडन जहाँ होगी वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये सही है। कारण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाती है जिसे विखंडन कहते हैं। ये भी सही है। विखंडन मतलब टुकड़ा होना, तो टुकड़ा होने की प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। तो एक से हजारों करोड़ों जितने भी टुकड़ा हो रहा है उसी को विखंडन बोलते हैं। तो कारण यही है ना, इसीलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है। ऑप्शन देखते हैं। कथन 1 और कारण दोनों सही है और कारण अधिक कथन की उचित व्याख्या करता है, तो एक ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल आते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखना है कि परमाणु बम जो है वह विखंडन यानी अनियंत्रित, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अनियंत्रित है। और नाभिकीय विखंडन, ठीक है, सनलाइन किस पर था? सूरज पर। लेकिन परमाणु बम क्या था? ठीक है, जो है हाइड्रोजन बम भी सनलाइन पर आधारित है, लेकिन परमाणु बम जो है वह विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आते हैं। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होती है? तो परमाणु को हम लोग नियंत्रित नहीं कर, कंट्रोल नहीं किया जा सकता एक बार रिलीज होने के बाद उसका ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या था? तो जापान पर जो गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो हिरोशिमा में लिटिल बॉय, नागासाकी में फेट मैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल बॉय और फेट मैन। 86 नंबर सवाल, सन 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों के विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो किस चीज़ से बनाया गया था? तो याद रखना प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। प्लूटोनियम से बनाया गया था परमाणु बम। 87 नंबर सवाल आते हैं। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होती है? तो न्यूक्लियर अगर संलयन हो रही है यानी हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन में ही संलयन होती है, या सूरज, तो 2 हल्के न्यूक्लियर मिलकर, संलयन मतलब मिलना, तो न्यूक्लियर जो है मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। मिलकर भारी न्यूक्लियस बनाता है। 88 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अभी हम लोग पढ़े थे सूरज का संलयन, सन से सूरज, सन से संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। सूरज की सबसे बड़ी ऊर्जा तो वही है, सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, नाभिकीय संलयन। 89 नंबर सवाल, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो अभी हम लोग फिर बताए थे, हाइड्रोजन बम हो या सूरज हो, ठीक है, तो खाली हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित आ जाएगा, मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो संलयन पर ही आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल, हाइड्रोजन बम विकसित किया था? बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना है कि हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एनरिको फर्मी। 92 नंबर सवाल आते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, कैडमियम का रॉड, क्या काम करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का कार्य करता है नियंत्रक रॉड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल आते हैं। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि विखंडन में के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेता है? तो याद रखना है विखंडन में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल आते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया
विखंडन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विखंडन। ये सारे सवाल जो है ना आपको केमिस्ट्री के रूप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए स्थिर बनाए रखिएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का लगभग लगभग हज़ार एमसीक्यू हम करवा सकते हैं। इतने सारे कंटेंट हैं मेरे पास, ठीक है, इसीलिए जुड़े रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो सारे जगह आपको ये सारे जो एमसीक्यू है वो बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जुड़ जाइए हमारे साथ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और अगर हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। 95 नंबर सवाल आते हैं। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन एक शीतल प्रयोग में लाया जाता है? तो शीतल प्रयोग में जो है द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए बोरोन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल। देखिए, कोई भी एक टॉपिक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, उस टॉपिक से लगभग एक टॉपिक से 20 एमसीक्यू हम उठा के लाते हैं। तो आप सोचिए कितना सारा सवाल आपको कहीं से भी पूछेगा, वो सारे सवाल आपको मतलब बेनिफिट मिल जाएगा, मिलने का संभावना एकदम 110% मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग पीरियोडिक टेबल से पढ़ेंगे, तो पीरियोडिक टेबल से लगभग 40 एमसीक्यू हम करवाएंगे, सिर्फ पीरियोडिक टेबल से 40 से 50 एमसीक्यू, इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। 98 नंबर सवाल आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में, ठीक है। और मंदक का काम कौन करता है? भारी जल। भारी जल खुद मंदक का काम करता है, और मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल आते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देना। मंदक मतलब क्या? उसको ऋणात्मक के रूप में प्रभाव में लाना है, जो उसको रिलीज जो है ज़्यादा दे रहा है तो उसको कम करना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। 100 नंबर सवाल आते हैं। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? तो भारी जल जो है हाइड्रोजन की अपेक्षा समस्थानिक में ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अभी केमिस्ट्री खत्म कर दिए हैं। 50 एमसीक्यू केमिस्ट्री के रूप में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी का सवाल। बायोलॉजी में हम लोग फिर 50 सवाल देखेंगे। टोटल 150 एमसीक्यू हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बायोलॉजी का 50 सवाल जरूर देख लीजिएगा। 20 सवाल ही जैसे से पूछता है, अगर इतना आप कर लेते हैं लगभग 1000 एमसीक्यू, तो सवाल है कि 18 से 19 सवाल आपको लिखने से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। और सवाल बनेगा ही नहीं इतना सवाल। सोचो एक टॉपिक से 1000 सवाल एमसीक्यू, इतना सवाल करवाएंगे तो सोचिए कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। 51 नंबर सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि यीस्ट एक क्या है? यीस्ट एक कवक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर जो है क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किण्वन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो खमीर है ब्रेड बनाने में काम करती है, इसीलिए तो ब्रेड फूलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसे बंडिंग का माध्यम से तैयार होती है? बंडिंग के माध्यम से तैयार होने वाले को यीस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन की आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल आते हैं। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल। एफ्ला विष किससे बनता है? एफ्ला विष जो है कवक से बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल। खुजली का रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खुजली का रोग जो है स्कैबिज है उसका कारण कवक है, मतलब खुजली होता है कवक से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होती है, ठीक है, वास्तव में यह किसके सहजीवी सहचर्य है? तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक का सहजीवी है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। भी आए सवाल, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी से ये सवाल जो है पूछा जाता है। लाइकेन जो है शैवाल और कवक का ही सहचर रूप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकॉल्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 60 नंबर सवाल, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होती है। तो लिटमस जो है अम्ल क्षार लाइकेन से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा जो है वह लाइकेन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन मतलब जहाँ लाइकेन पौधा पैदा नहीं होगा वहाँ समझो कि वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे मापा जा सकता है। 62 नंबर सवाल, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो है वह लेमिनेरिया से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेमिनेरिया। 63 नंबर सवाल, शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी का अध्ययन है। तो शैवाल जो है किसका अध्ययन है? तो याद रखना शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी ऑप्शन नंबर बी शैवालों का अध्ययन है। 64 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है? स्वपोषी मतलब जो खाना खुद अपना बना लेता है, दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। जैसे हम लोग जीव जंतु दूसरे पर डिपेंड है, तो हम लोग परपोषी है ना, हेटरोट्रॉफ। लेकिन स्वपोषी जो है वह है जो खाना खुद बना लेता है। तो स्वपोषी जो है वह एक शैवाल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन के आधार पर यहाँ जो है शैवाल ही स्वपोषी है। 65 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो याद रखना पौंड सिल्क जो है स्पाइरोगारा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। स्पाइरोगारा को पौंड सिल्क कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। 66 नंबर सवाल आते हैं, शैवाल के फलने का क्या कारण है? तो याद रखना शैवाल के फलने का कारण सुपोषण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुपोषण। 67 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोविद है? तो प्रमुख चरण जो है युग्मविद ब्रायोफाइटा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं पादप उच्च पादप की जड़ों के लिए बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो याद रखना यह माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संबंध को दर्शाता है। 69 नंबर सवाल, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाले पौधा को बांस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 70 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो एजोला और एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग चावल में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है? तो चिलगोजा जो है वह पाइन प्रजाति से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाइन प्रजाति से। 72 नंबर सवाल आते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा वृक्ष जो है सिकोया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो याद रखना इसे एजोला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जलीय फर्न है जो कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला को। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? तो अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। पहला है प्रमुख चरण सैम्ब्रोफाइट से, ये सही है। दूसरा सनवनी बंडल अनुपस्थित, ये गलत, अनुपस्थित नहीं है, सनवनी बंडल उपस्थित होती है, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, सनवनीय बंडल उपस्थित होती है। ठीक है। सी है बीजाणु हेट्रोस्पोरस होती है और फूल अनुपस्थित होता है। तो अनावृत बीज में तो फूल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, सनवनी बंडल अनुपस्थित होती है, यानी इसमें होता है। ठीक है। 75 नंबर सवाल, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? तो सहचर कोशिकाएं जो है निम्नलिखित में से एंजियोस्पर्म में होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? तो दालें जो है पादपों के लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होती है। 77 नंबर सवाल, किसी पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 78 नंबर सवाल आते हैं, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है।
89 नंबर सवाल, डोलोनिक्स रजिया राफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना यह गुलमोहर, गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम डोलोनिक्स रजिया राफिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, आजादी राजिता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है? वनस्पति का नाम है। तो जो याद रखना है नीम का आजादी राजता इंडिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नीम का नाम है। ये वैज्ञानिक नाम भी आपको एक दो सवाल मतलब सवाल बन जाता है, ठीक है। 81 नंबर सवाल आते हैं, ऑटोकॉर्पस इंडिका नहीं इंटीग्रा, ऑटोकॉर्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना कटहल का, ठीक है। बहुत कठिन नाम है तो कटहल। 82 नंबर सवाल, कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है जो मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है? तो उसे जो है आकस्मिक जड़ें कहती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आकस्मिक जड़ें, ठीक है। जैसे कोई एक पेड़ है तो उसका एक मूल टैप रूट है, उसके अलावा एक दो रूट और भी पैदा हो जाती है, उसे आकस्मिक जड़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो पादपों का मुख्य अवशोषक अंग को जड़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, मूली किसका उदाहरण है? मूली क्या है? तो मूली एक जड़ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं होती है? तो तने का रूपांतरण जो है वह प्याज के बल्ब के रूप में होती है, ये होता है। अरबी का घनानंद, आलू भी सब तना है लेकिन शकरकंद तना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल, आलू क्या है? तो याद रखना है आलू एक डंठल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो तना कौन सा है? तो याद रखना आलू एक तना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डंठल भी है, तना भी है। 88 नंबर सवाल आते हैं, खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोबियम है। तो राइजोम है जो क्या है? तो याद रखना खाना बनाने वाला स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक और राइजोम जो है वह एक भूमिगत तना है। अदरक और राइजोबियम, अदरक जो है एक भूमिगत तना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल आते हैं, क्या प्रकंद का एक उदाहरण है? प्रकंद कौन किसको बोलेंगे? तो याद रखना है अदरक जो है एक प्रकंद है, ठीक है। 90 नंबर सवाल, हलवी पौधे के एक भाग से प्राप्त होती है। तो हलवी पौधे से एक तना, हलवी नहीं वह हल्दी है ना, वह एक तना पौधे से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, हल्दी के किस भाग को हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है हल्दी के सुखाया हुआ प्रकंद का प्रयोग करके उसी को सुखा के पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल, किस पादप में तना संचयन एवं चिरकालिकता का कार्य करता है? तो किस पादप में यह होती है? तो याद रखना है हल्दी में चिरकालिकता का प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 93 नंबर सवाल, काली मिर्च का पौधा क्या है? तो याद रखना काली मिर्च का पौधा बेल यानी लता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, प्याज का खाद्य भाग मतलब प्याज का जो भाग हम लोग खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे मांसल पर्ण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? तो प्याज में खाद्य पदार्थ जो है सेलुलोज के रूप में संचयित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य आहार का निर्माण करना, ये तो है। गैसों का विनिमय करना, ये तो है। जल का वाष्पन करना, ये भी है। खाद एवं जल का चालन करना मतलब भेजना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, खाद एवं जल का चालन करना। 97 नंबर सवाल आते हैं, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसका निर्दिष्ट है? एक वास्तविक फल जो है वह पुष्प, जब पुष्प का केवल अंडा से भागी विकसित हो उसी को वास्तविक फल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, एक अक्ष और तने पर पत्तियों का व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो याद रखना अक्ष और पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटॉक्सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल आते हैं, घटकरनी के निम्नलिखित भागों का कौन सा एक घट रूपांतरित होती है? तो याद रखना कौन सा एक घटक
रूपांतरित होती है तो याद रखना वह पत्ता है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाए। 16 नंबर सवाल और अंतिम सवाल आज का, पादप ऊपर चढ़ती है, तो पादप जो है वह ऊपर चढ़ती है प्रतान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। 150 MCQ के रूप में आपको बहुत सारे कंटेंट मिला होगा और याद रखना है ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल और सेशन के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।